के जो टेस्ट आए हैं उसमें एनआरओ की कमी खून में पाई गई है। हर स्टेशन पे एक ही नारा लगा है कि डाकुओं को नहीं छोड़ना, और हमने इमरान खान को इसलिए वोट दिए। हमने पीआईसी में इनको इसलिए मुंतकिल नहीं किया था कि दैट इज नॉट अ मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल। अब क्योंकि उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं तो हम उनको पीआईसी में वो कर देंगे। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज अलीम खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं। समझे कि पीटीआई का पंजाब गिरफ्तार हो गया है, और उसके साथ ही आज मियां नवाज शरीफ के टेस्ट हुए हैं और उनकी जो जमानत थी उसकी भी हेयरिंग हुई है, उस पर भी बातचीत हुई है। आज शेख रशीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट और राजदारी की बातें की हैं, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले खुशनूद अली खान, आपने तो बहुत पहले कहा था कि अलीम खान गिरफ्तार होंगे। अब मुझे ये ज़रा बता दें कि पहले फवाद चौधरी को सुन ले, फिर इसके ऊपर खुशनूद अली खान कमेंट कर। इससे एक कल्चर का फ़र्क पता चलता है कि पीटीआई में क्या कल्चर है और बाकी पार्टीज़ में क्या कल्चर है। जो ही उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तार करना है, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आला को भेजा। अब जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है वो मेरिट्स के ऊपर फैसला होगा, लेकिन इशू यही है कि इसमें लोग समझते हैं कि जो यहाँ पर था कि बैलेंस नहीं हो रहा या जी वो हुकूमत के लोगों को नहीं पकड़ रहे, तो अब मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन अगला बहाना क्या करेगी। खुशनूद अली खान, तीन बड़े सवाल, सियासी सवाल जो हैं वो उठकर सामने आए हैं इस गिरफ्तारी के बाद। एक तो ये कि इस गवर्नमेंट का क्या बनेगा, पंजाब गवर्नमेंट का क्या बनेगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे मेन किरदार जो था वो अलीम खान थे, और पार्टी भी अलीम खान ही थे। इनके जाने के बाद गवर्नमेंट का क्या होगा? फिर यह है कि क्या इसके बाद कहीं अपोजिशन के लीडरों की बारी तो नहीं आने वाली? और जब फिर एक और बात भी था कि इनका नाम वजीर आला के तौर पे आ रहा था, तो क्या वजीर आला के तौर पे आने की वजह से गिरफ्तार हुए हैं? आप इन तीनों सवालों को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद, आपने बहुत सारे सवालात कर दिए हैं। मैं शायद सबके दर्जा बदर्जा जवाब तो ना दे सकूं, लेकिन पहली बात यह है कि कई महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा था कि पंजाब का अहम तरीन वजीर गिरफ्तार हो जाएगा। आज मैं आपको उसका दूसरा हिस्सा बता देता हूं कि अलीम खान अपनों ही के हसद का शिकार हुआ है। अलीम खान के बारे में दस्तावेजात, नैब को दस्तावेजात उसकी अपनी जमात के एक बहुत बड़े लीडर ने फराहम की हैं, और वजह यह है कि वो उसे पंजाब का वजीर आला नहीं देखना चाहते। अब मेरा ख्याल है आपके तीनों सवालों का जवाब इसमें मौजूद है, लेकिन एक बात और कह दूं कि पीटीआई में बहुत सारे लोग खुश हैं कि हमारे रास्ते से ये रुकावट तो हटी, नैब में अभी अंदर तो गया। देखें, एक अजीब बात है तीसरी, वो ये कि अलीम खान की गिरफ्तारी पे अपोजिशन खुश नहीं है, और खुश इसलिए नहीं है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी इंक्वायरी के दौरान गिरफ्तार किया गया
और अलीम खान को भी इंक्वायरी के दौरान गिरफ्तार किया गया। वो तो सवालों के जवाब देने गए थे और जाते हुए मीडिया को ये कह गए कि आपको फलाना हिस्सा वापस आके बताता हूं। लेकिन इमरान खान, अपना अलीम खान का करो फर, उसका रहन सहन और उसके काम, उसकी एक्टिविटी, उसका पढ़े लिखे होना और एक्टिव होना, ये सारी बातें उसके रास्ते में रुकावट थी। अभी उससे पूछा जा रहा है कि पैसा कहाँ से लाए हो। अलीम खान जब पढ़ता था, अभी मुझे उसके क्लास फेलो कैप्टन उमैर बता रहे थे कि जब किसी के पास साइकिल नहीं होती थी, उस वक़्त अलीम खान के पास, जब ये क्रिसेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो इनके पास मोटरसाइकिल होती थी और ये दोस्तों को उस वक्त भी बर्गर खिलाते थे। यानी गुर्बत की कहानी नहीं है, पैसा मल्टीप्लाई होता है। खान, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नैब ने यह साबित किया है कि नैब जो है वो सचमुच की गैर जानिबदार और एक एहतसाब का इदारा है। लेकिन एक सवाल आपने खुद ही उठा दिया कि भाई इनके खिलाफ तो भी रेफरेंस भी तैयार नहीं हुआ, अभी इंक्वायरी भी नहीं बनी, वो वजीर है, वो गवर्नमेंट का फंक्शनरी है, पार्टी का मेन आदमी है, आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया? और गिरफ्तार करने की वजह जो है वो एक वजह तो ये भी नजर आती है कि जो ख्वाजा साद रफीक ने कही थी कि नैब जो है वो पाकिस्तान में बैलेंस करने के लिए भी कुछ लोगों को पकड़ती है, और अगर इसे बैलेंस करने के लिए पकड़ा है तो इसका मतलब यह है कि अब आसिफ अली जरदारी या किसी बड़े दूसरे बेगुनाह की बारी आ रही है या गुनाहगार की बारी आ रही है। ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल के तौर पर जो है वो एहतसाब का इदारा नहीं बनना चाहिए, और एक एहतसाब के इदारे को जो है वो वाकई गैर जानिबदार और मुनसिफाना होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर तो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बड़ी खतरनाक बात है। दूसरी बात यह है कि खुशनुदी खान, पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब और जो लाहौर का नुमाइंदा वो यही अलीम खान ही था। उसके बाद मियाँ असलम इकबाल ज़रूर हैं, लेकिन मियाँ असलम इकबाल उस तरह से पार्टी का जो चेहरा है, पार्टी का जो पूरा मेन पार्टी थी, वो अलीम खान थे। अब अलीम खान प्रैक्टिकली जो है पंजाब में पीटीआई की जो रूह है वो उड़ा दी गई है। पीटीआई जो है पंजाब में फंक्शन नहीं, उस तरह से मौजूद एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब या तो इसकी जगह ये इसको फवाद चौधरी को पंजाब में लाएं ऊपर रिजाइन करवा के, या ये पंजाब का जो गैप है ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि बुज़दार साहब जो हैं वो मामलात को हल नहीं कर सकते। आपकी जितनी मर्जी इमरान खान जिद कर लें या जितना मर्जी जोर लगा लें, सूरत हाल ये है कि पूरा का पूरा पंजाब खुशनुदी खान स्टैंड स्टिल है। लाहौर में जो सड़क जो जहां थी वहीं खड़ी है, जो डेवलपमेंट का काम जहां पर था वहीं पे मौजूद है, और शौकत खाना अस्पताल चौक जो है, जो इमरान खान का अपना चौक है, उसमें शहबाज शरीफ जहां पे जो चीज़ जैसे छोड़ के गए थे, मामूली सा काम था, वो पूरी सड़क खुल जानी थी, वो वैसे का वैसा ही है। और उस्मान बुज़दार काम को आगे नहीं ले जा पा रहे, और अब अलीम खान भी आउट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी का और हुकूमत का और गवर्नेंस का एक बड़ा बहरान तो वैसे ही पैदा हो गया। देखिए, आज मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि अगर अलीम खान को बुनियादी तौर पर, यानी गलत दस्तावेजात या गलत चीज़ों पर या गलत चीज़ों की बुनियाद पर पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा है कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा है कि नैब के इतने लामहदूद इख्तियारात हैं और इख्तियारात का इस्तेमाल इतना नाजायज़ है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी में बात करूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि तस्लीम नहीं किया अपोजिशन ने। मैं थोड़ी देर पहले वो राना अफजल साहब जो फैसलाबाद से है उनको सुन रहा था, वो भी कोई इसी तरह की बात कह रहे थे, और भी बहुत सारे लोग। उसकी वजह लेकिन ये है, एक बात मैं कह दूं कि
अलीम खान का केस कोर्ट में भी था और इमरान खान का केस किसी क्रिमिनल वकील यानी क्राइम के वकील को लड़ना चाहिए था और हमजा शहबाज की तरह अलीम खान किबल अज वक्त जमानत किबल अज वक्त गिरफ्तारी करा सकता था, वो भी अलीम खान ने नहीं कराई। फिर अलीम खान ने एक अच्छा काम यह किया कि जो ही गिरफ्तार हुए, जब गाड़ी वापस जाने लगी नैब से, तो उन्होंने अपने ड्राइवरों के हाथ वापस भेज दिया, इस्तीफा भी और गाड़ी भी, और कहा कि मैं गिरफ्तार हूँ, नैब में हूँ, लिहाजा मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, अब मेरे लिए कोई वो नहीं है। ठीक है। इमरान खान कह रहे हैं कि जो रास्ता है, जो भी अब होगा वो कानून करेगा, और हमारे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मेरिट पर फैसला हो जाएगा, और फयाजुल हसन चौहान वक्त से पहले रिहाई की इतला दे रहे हैं। मैं इतनी बात समझता हूं, आप जो बातें कह रहे थे मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि पंजाब का एक बहुत ही कीमती एडवाइज़र उस्मान बुज़दार का वो चला गया है। शायद जो एहतसाब वाले हैं वो कहें कि हम जो है वो क्रॉस दी बोर्ड कर रहे हैं एहतसाब, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जो नाम लिए जनाब आसिफ अली जरदारी का, जिसको ये गिरफ्तार करना चाहते हैं उसकी डेडलाइन 30 मार्च है। सुन लें लोग, शेख रशीद ये तारीख कह रहे हैं, मेरा ख्याल था कि ये 25 भी हो सकती है, ख्याल है बल्कि अभी 26 भी, 27 भी, 28 भी, 29 भी और 30 भी, और 30 के बाद भी जब चले जाएंगे महातीर मोहम्मद वापस। ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, तो आप देखेंगे कि बस वो किस्सा तमाम हो जाएगा। ये जब हम शेख रशीद पे डिस्कशन करेंगे तो उस वक़्त मैं बात इस पे करूँगा। और पंजाब में इनकी गिरफ्तारी के फौरी बाद एक इजलास हुआ है ईवान वज़ीर आला में, उसमें देखिए अलीम खान पे बात भी किसी कद काठ वाले को करनी चाहिए, और वो कर रहे हैं जो अलीम खान के मुकाबले में कदावर नहीं है। खुद पीटीआई में किसी हवाले से कद नहीं मिलता उनका, और बगैर नाम वाले हैं, किस्मत से कुछ बन गए वजीर, मशीर, तर्जुमान, फलां, वो कर रहे हैं बातें। खुशनुदी खान, मेरा ख्याल ये है, आज किसी एक ने, सुन ले, एक ने किसी ने कहा था कि पहले स्पीकर को गिरफ्तार करो, यानी की तरफ इशारा। सवाल यह है कि यह सिलसिला तो अब शुरू करेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। स्पीकर तो गिरफ्तार नहीं हो सकते, वो तो बरी हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि नैब को कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो वाजे करना पड़ेंगे, और मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए या हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए कि वो इस बात पे क्लैरिटी लाए कि नैब कब किस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और कितना अरसा जो है वो उसका रिमांड ले सकती है। ये तो वैसे लेजिस्लेशन का काम है, लेकिन लेजिस्लेशन के काम के अलावा ये सुप्रीम कोर्ट भी बता सकता है कि भी एक शख्स के खिलाफ अभी रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ या आपके पास रेफरेंस मौजूद ही नहीं है तो उसको आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया। और अगर आपने हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसके खिलाफ आपने इंक्वायरी शुरू किया है, तो फिर बाकी उन लोगों को जिनके खिलाफ रेफरेंस भी तैयार हो गए हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो इम्तियाजी सलूक जो एहतसाब अदालत करती है, ये इस बात का एक है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक और नोटिस भी लेना चाहिए, और मेरी इस बात को दरख्वास्त ही समझा जाए कि जो नैब है वो इख्तियारात का बेमहाबा इस्तेमाल कर रही है। और देखिए ये जो बेमहाबा इस्तेमाल है इस पे भी नैब का रेफरेंस बनता है।
तो नैब के खिलाफ खुद नैब में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का रेफरेंस बनवा दें। अब ये काम कौन करेगा? ये तो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और किसी एक केस में नहीं। पाकिस्तान महीनों से बात इस पे कर रही है अपोजिशन। खुशनुदी खान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाइनें जरूर खींचनी चाहिए और एहतसाब को भी चाहिए कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि पूरी कौम देख रही है कि अगर अलीम खान की गिरफ्तारी को बहाना बना के इन्होंने दूसरी अपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार किया और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और अपने मंसूबे पूरे करने के लिए गिरफ्तारियां की, यही कुछ तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। कुछ करने वाले हैं। अगर ये करेंगे तो वो फिर पूरे का पूरा एहतसाब का पूरा जो जवाज है उसकी साख ही जो है वो बर्बाद हो जाएगी, और ये फिर से यही तस्वुर होगा पूरे मुल्क में कि ये एहतसाब नहीं कर रहे, ये सिर्फ इंतकाम ले रहे हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो क्यों जिद कर रहे हैं कि उन्हें जेल भेजा जाए, उन्हें अस्पताल में न रखा जाए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के बुनियादी तमाम टेस्ट जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में हो गए, लेकिन अभी दिल के जो टेस्ट हैं खुशनुदी खान वो होना बाकी हैं, और उसके लिए जो है उन्हें सर्विसेज अस्पताल में ही रखा गया है, जबकि नवाज शरीफ जिद कर रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में नहीं रहना, उन्हें जेल भेजो। अच्छा, अब इस जिद करने की खुशनुदी खान क्या वजह आपके सामने है? क्या वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो कोई एनआरओ नहीं कर रहे, वो कोई सहूलत नहीं ले रहे, उनकी कोई बातचीत जारी नहीं है? क्योंकि एक आम पाकिस्तान में परसेप्शन बन गया है, एक ख्याल बन गया है कि मियां नवाज शरीफ के जो हैं वो डायलॉग जारी हैं कि वो किस तरह से इस जेल से बाहर निकलें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, जिस तरह कि वो माजी में चले गए थे। वो इस तासुर को दूर करने के लिए ये बात कह रहे हैं, या फिर वाकई वो यहाँ पर स्टैंड करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनका आपने देखा कि अब उनकी जो है वो जरदारी से सुलह के रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। उनका बयानिया जो पहले जो था कि रोक सको तो रोक लो और जो है वो वोट को इज्जत दो, बयानिया भी उनका अब तब्दील हो गया है, और उनके तमाम इकदामात भी जो है वो इस तरह के हैं खुशनुदी खान कि लगता है कि एनआरओ होने जा रहा है, लेकिन वो तासुर दे रहे हैं नहीं उन्हें जेल जाना है, या इसके अलावा कोई तीसरी बात है? देखिए, मैं आपकी कुछ बातों से इत्तफाक करता हूं और कुछ बातों से नहीं करता। मसलन सारे कहते थे आउट 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 नवाज शरीफ आउट। अच्छा, आप, मैं, हम क्यों नवाज शरीफ पे ये सेगमेंट कर रहे हैं? इसलिए कि नवाज शरीफ अब भी लाताल्लुक नहीं है, या उसे लाताल्लुक नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ इंपॉर्टेंट है। मैं चूंकि पंजाबी हूं इसलिए मैं थोड़ी सी छूट ले लेता हूं। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यह है कि मैं कमी नहीं हूं, मैं कमी नहीं हूं कि जब आपका दिल करे आप सर्विसेज ले आए, जब आपका दिल करे आप पीआईसी ले जाएं। मैं नहीं जाऊंगा, और इनके पास भी सिवाय शहबाज गुल के कोई बंदा नहीं है जो तैयार हो कि मियां नवाज शरीफ की किसी बात का जवाब दे। बुनियादी बात यह है, मियां नवाज शरीफ ये कह रहा है कि आप पहले ही मुझे गलत जगह पे लाए हैं, और आप जो पीएससी कह रहे हैं वो भी मेरे लिए गलत जगह है। मैं अपना इलाज दिल का उसी डॉक्टर से कराऊंगा, लंदन के उसी डॉक्टर से जिसने पहले मेरा इलाज किया था, और मियां नवाज शरीफ का सीना खोला नहीं था उन्होंने। मियां नवाज शरीफ का कोई चीज, कोई अंदर वो टेक्नोलॉजी ऐसी है उसके जरिए किया था। मियां नवाज शरीफ कहता है कि मैंने आपके मारे से नहीं मरना, मैंने उसी डॉक्टर से इलाज कराना। दूसरी बात भी सुन लो, ऐसे दिल आ गया कि मैं सच बोल दूं। दूसरी बात यह है कि हमारे डॉक्टर्स नालायक नहीं है, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ को या उसके दिल को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं। 65-70 साल का एक आदमी, दिल का मरीज,
किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी, उसे बाहर भेजना पड़ेगा। और आपको मालूम है एनआरओ का लफ्ज तो छेड़ है ना कईयों की, होगा जिन जो देंगे उनकी भी छेड़ है, जो नहीं देंगे जो लेंगे सबकी छेड़ है। मैं कहता हूं लफ्ज को छोड़ दो। कितने अरसे से मैं ये बात कह रहा हूं कि एनआरओ होगा, यानी रास्ता निकाला जाएगा, रास्ता अब भी निकल आएगा। खुशनूद अली खान, आज जो दरखास्त है ना, हाँ, आज जो दरखास्त है, एक नया सवाल पैदा होता है। बोल लेना, सुन लो, एक नया सवाल पैदा हुआ है। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। हाँ, सुनाओ। नवाज शरीफ का जो दरखास्त आज जमानत के लिए गई है, हाँ, उसके साथ एक खत है, एक लेटर है, एक अथॉरिटी लेटर है। किसका? उस डॉक्टर का, लंदन के डॉक्टर का, कि इसे जितना जल्द मुमकिन हो यहां भेजो। अब अगर भेजेंगे तो जान छुटेगी, तो भी हलक में कुछ अटक जाएगा, नहीं भेजेंगे तो पूरा नवाज शरीफ अटक जाएगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना हमारे टेलीविजन चैनल वाले के मरियम ने आज 2.5 घंटे वहां गुजारे और 3 घंटे वहां गुजारे, ना तो हमजा शहबाज लंदन में आराम से बैठा है, ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में आराम से बैठा है, और ना ही फोन खाली है मरियम नवाज का। पहले की तरह आप अचानक सुनेंगे कि ये फुर हो जाएंगे। खुशनूद खान, 12 फरवरी डेट डाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने पंजाब से भी जो है वो जवाब मांगा है कि वो पहले 18 डाल रहे थे ना, वो तो वकील ने कहा कि हमने तो जल्दी वाली बात की है, तो आप 12 फरवरी डालें, फिर ECL से भी निकालना होगा, फिर और कई काम भी करने होंगे। तो अब एक और दूसरी बात यह है कि हुकूमत पंजाब में तो अब कोई बड़ा लीडर भी नहीं है कि जो फैसले कर सके। फैसले तो जहां होने हैं वहीं पे होने हैं, और उन्होंने जो फैसला करना है वही महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से हाई कोर्ट में पेश होगा। तो नजर ये आता है कि सारे के और फिर जो मियां नवाज शरीफ का चुप हो जाना है, मियां नवाज शरीफ का जो है वो मत बोलना, खामोश हो जाना है और कोई तनकीद नहीं करना है, बल्कि पूरे हालात के साथ एक सुलह करते हुए एक पुरअमन शहरी के तौर पर जो नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो डटा हुआ है, वो कोई जाने को कहीं तैयार नहीं है। उन्हें मुसीबत पड़ी हो, उनकी वजीर सेहत, उनका वो जो तर्जुमान है, उन सबको वक्ता पड़ा हुआ है। कोई कोट उतार के फिरता है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है। नवाज शरीफ ने वहां फटा डाला हुआ, क्या कह रहा है? लेकिन भाई उसकी लीडरी नहीं छीनी जा सकी, उसके पीछे लोग हैं, उसे सवाल पता है अपनी लीडरी का। खुशनूद अली खान, नवाज शरीफ जो है वो डटा हुआ है डॉक्टरों के सामने, जहां पे डटा होना चाहिए वहां तो चुप है, वहां तो कोई बात भी नहीं कर रहा, ना वो बयानियां दे रहा है, ना वो लड़ाई लड़ रहा है, वहां तो सुलह किए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा कि इसकी आसिफ जरदारी से सुलह नहीं हो सकती। बोलते तो वो है जो बेवकूफ है। नहीं, जरदारी बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान यह है कि अब जरदारी जो है उसके पास वही नैरेटिव है जो बेनजीर का नैरेटिव था पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। बहुत ही टू द पॉइंट बोलता है, ऐसे थोड़ा बोलता है। हाँ। वो रोजाना 1, 1.5, 2 मिनट या 3 मिनट बोलता है, आप और मुझे वक्ता पड़ा होता है, हम उसकी तशरीह और तौजीह कर करके मर जाते हैं। उसको अंडरस्टैंड कर नहीं, लेकिन बात यह है कि लेकिन हालत यह है कि जो बयानिया बेनजीर भुट्टो का था पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, वो बयानिया बाद में मियां नवाज शरीफ ने अपना लिया, और फिर उन्होंने GT रोड पर कहा वोट को इज्जत दो और रोक सको तो रोक लो। लेकिन अब फिर पता चला है कि मियां नवाज शरीफ वही पुरानी वाली जगह पे पहुंच गए हैं, और वो जो बेनजीर का बयानिया था अब वो बिलावल लेगा। अब पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब लड़ाई जो है, जो एक हिस्टोरिकल लड़ाई है पाकिस्तान में जमहूरियत की, जो बेनजीर लड़ रही थी, अब वो बिलावल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ उसमें दाखिल हुए थे, लेकिन लगता है कि नवाज शरीफ फिर वापस चले गए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शेख रशीद क्या कह रहे हैं। कोई पैकेज और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। जो वुज़रा ये बातें कर रहे हैं उनसे ये पूछें कि डील किसके साथ हुई है।
ना हम डील चाहते हैं ना हम ढील चाहते हैं, हम अपना आईनी कानूनी हक चाहते हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं, शेख रशीद की कुछ बातें जो है वो मैं आपको सुना नहीं सके उसको, लेकिन खुशनुदी खान, शेख रशीद ने जो आज बात की है उसके अंदर एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि शेख रशीद के बयान के अंदर ये नज़र आ रहा है कि रियासत और हुकूमत के इदारों के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए। एक तरफ शेख रशीद कहते हैं कि मैं इमरान खान से कहूंगा कि डाकुओं को किसी सूरत माफ ना करो, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा डील हो रही है या ढील हो रही है, यानी डील भी हो रही है ढील भी हो रही है, और शेख रशीद जिद कर रहे हैं कि इनको माफ ना किया जाए, और जो है वो नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ और हमजा के साथ और जरदारी के साथ जो है वो लड़ाई जारी रखे जाए, ये लग रहा है शेख रशीद कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनको उनके साथ कुछ बार्गेनिंग की बातें भी हो रही हैं, और तीसरी तरफ खुद ये कह रहे हैं कि फैसला इमरान खान के सिवा कोई नहीं कर सकता। भाई, इमरान खान के सिवा फैसला कोई नहीं कर सकता तो ये जोर क्यों दे रहे हैं? अच्छा, 7 दिन का बयान है कि पाक फौज जमहूरियत की खिदमत कर रही है और पाक फौज बड़ा कमाल कर रही है। अब पाक फौज को बीच में ये इस पूरी लड़ाई के अंदर ला के इन्होंने एक अंदर की जो बड़ी गंभीर लड़ाई है उसको वाजे कर दिया कि हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। शेख रशीद पिंडी बॉय है, और मैंने आपको कहा था कि वो इम्पॉर्टेंट है। एक साइड की बात उसके पास पूरी होती है, दूसरी साइड की बात उसके पास नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि कल मैं वज़ीर आज़म से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा और फिर कौम को बताऊंगा कि असल में क्या हो रहा। उसके अल्फाज हैं कि 30 मार्च से पहले या बाद में चोर, लुटेरे और डाकू डील में फारिग हो जाएंगे। पहले एक की डील हो रही थी, अब पूरा पैकेज लिया जा रहा है। देखो, वो बहुत सारी बातें कह गए हैं, कह रहे हैं, और वो बातें इम्पॉर्टेंट भी हैं। आपकी बात भी ज़मीन पर फेंकने वाली नहीं है कि 2 नुक्ता नज़र हैं। मैं मुमकिन है ये न कहूं कि इख्तलाफात हैं, हो सकता है फौज ने सियासतदानों को बेट दी हो कि चला सको तो चला लो, चला सको तो चला लो, ये रोक लो तो रोक सको तो रोक लो। जवाब है चला सको तो चला लो। हाँ, और इनसे चलेगा मुल्क नहीं चल रहा, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। शेख रशीद भी यही कह रहे हैं कि चल हालात नहीं रहा। ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुल्क में सदारती निजाम आना है, वो सदारती निजाम आएगा। अच्छा, आपको एक अजीब बात बताओ, वो जब सदारती निजाम आएगा तो हमारा एक एंकर भाई जो पिछले दिनों गिरफ्तार था, हो सकता है वो वजीर बन जाए। मतलब यहाँ ऐसी बातें भी हो रही हैं। इस्लामाबाद है ना, यहाँ हर तरह, मतलब मेरे पास एक पूरी खुशनुदी खान, एक और सवाल है। खुशनुदी खान, एक और सवाल है जी। सवाल यह है कि आज फिर शेख रशीद ने कहा है कि मैंने बिलावल को माफ कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि जो शेख रशीद साहब की बदजुबानी है या उनकी जो गालम गलोच है वो उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में आपको पता है कि इन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ भी इसी तरह का हथियार इस्तेमाल किया था, बदजुबानी की थी, तो फिर आसिफ जरदारी ने भी इसे आड़े हाथों लिया था और इन्हें फिर इनके साथ निपटा था, इन्हें जेल भेजा था और भी बहुत कुछ किया था, आपको याद है। अभी पिछले दिनों जो है जब मियां नवाज शरीफ के साथ इन्होंने किया तो मियां नवाज शरीफ ने भी इनके साथ जो है वो हनीफ अब्बासी को खड़ा किया हुआ था, और एक आदमी आपने देखा होगा, पूरी आवाम ने देखा कि वो शेख रशीद के गले पड़ा कैमरों के सामने कि आपने मेरे पैसे देने हैं। अब ये क्या शेख रशीद को जो है वो सिर्फ वन साइडेड चल रहा है, या शेख रशीद को थ्रेट भी है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर बाज ना आए तो फिर दूसरा हल भी होगा? मुझे एक सवाल का जवाब आप दे दें। ये जो शेख साहब ने कहा कि मुझे कहा है कि बिलावल को माफ कर दो, हाँ, वो एक तो होता है ना, यानी कहानी के तौर पर बात बयान का जो अंदाज होता है वो तो अपना अपना होता है।
आपके ख्याल में वो किसने कहा है शेख साहब को कि बिलावल की तरफ नहीं जाना? देखो, पाकिस्तान की जो रियासत है वो फौरी जो सियासी मफादात हैं उनके बाहर भी देख रही होती है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान में सियासत को और पाकिस्तान की स्टेट को अगर चलाना है तो पाकिस्तान के ये जो पॉलिटिकल एसेट्स हैं इनको जाया करके आप पाकिस्तान को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मेरा नहीं ख्याल, रियासत करना आपसे चाहेगी। सीधा सवाल पूछा है कि वो कौन हो सकता है जिसने बिलावल को एसेट बनाना है और बचा के रखा हुआ है? कौन कह सकता है शेख रशीद से कि बस नहीं करो? इसका मतलब जो है वो खुशबू अली खान, इससे ज्यादा खोल के मैं बयान नहीं कर सकता, उसके आगे आपको पता है कि पर जलते हैं। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान को में जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, लेकिन पाकिस्तान को खराब भी नहीं करना। और उनके नजदीक ये भी है कि पाकिस्तान के और बिलावल बिलाशुबा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एसेट है। अगर ये डैमेज हो गया तो पाकिस्तान भी डैमेज हो जाएगा। जरा सुन लें, मैं आपको अजीब बात बताऊं। कल मैंने सीपीएनए के सदर के तौर पर एक बयान जारी किया और उसमें मैंने कहा कि जो मीडिया है वो गैर मुल्की प्रोपेगेंडे के जवाब के लिए जरूरी है या बिलावल का मुस्तकबिल है, दोनों बातें हैं। लिहाजा उन्होंने शेख साहब को बता दिया कि शेख साहब बस इससे आगे नहीं। लेकिन जरदारी साहब ये नहीं करेंगे। वैसे शेख साहब को वो बहुत वक्तन फवक्तन बरीफ करते रहते हैं और उन्हें बहुत मालूम है, और शेख साहब आइंदा सियासत में बहुत अहम होंगे। खुशबू अली खान बिलाशुबा बिलावल को एसेट समझने वालों ने भी जो है वो कहा होगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो पॉलिटिक्स का इस वक्त मौजूदा लोगों में सबसे बड़ा प्लेयर जो है अगर बिलाशुबा कहा जा सकता है तो आसिफ अली जरदारी है। तो आसिफ अली जरदारी जो है उसने भी कोई मैसेज दिया होगा कि शेख साहब अगर बदतमीजी से बाज ना आए तो फिर और भी बहुत से रास्ते हैं। वो आसिफ जरदारी की जुबान जो है वो शेख रशीद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि उन्होंने उसमें PhD की भी है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि फैजाबाद धरने में दरअसल सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और फिर शेख रशीद ने भी एक बात की है जो हम इस सेगमेंट में कंप्लीट नहीं कर सके खुशबू अली खान। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि IMF के पास जाना ही पड़ेगा, मजीद बोझ भी पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। लेना है, और यह भी शेख रशीद ने बता दिया है कि IMF से कर्जा लेने के नतीजे में अवाम के ऊपर महंगाई का और जो है एक बहुत बड़ा बोझ और आने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि IMF से कर्जा लेने के बाद पाकिस्तान की मईशत के बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक भी खुल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामी बैंक और दूसरे बैंक भी जो है वो पाकिस्तान के साथ राजी हो जाएंगे। ये नहीं कह रहे कि मईशत का रास्ता खुल जाएगा, वो कह रहे कर्जों का रास्ता खुल जाएगा। आपको फलां इस्लामी बैंक भी दे देगा और एशियाई बैंक भी दे देगा और फलाना भी दे देगा। और असद उमर उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस बार जो है सूबों को भी साथ लेके जाऊंगा, यानी खुद नहीं मरूंगा, सूबों को भी साथ लेके मरूंगा, और इस कश्ती का छेद करना जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह उनके डबोने में, सूबों के डबोने में भी मैं कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। लेकिन छोड़ो इसको, मैं तो सिर्फ इस बात पे ख़त्म कर रहा हूं कि मुल्क की मईशत को संभाला देना, चलाना, देखना, महंगाई ख़त्म करना, ये इनके बस की बात ही नहीं है। और ये कल न्यूयॉर्क की एजेंसी की जो मैंने बात बताई थी, इनके सारे आका जो हैं वो अमेरिका में हैं। ये वहाँ से सुबह उठते हैं तो बंदा होता है ना, नमाज पढ़ता है, कहता है मैं मुँह कीता तरफ खाने काबे शरीफ के। आपको कितना सूद दें, आपके लिए क्या आसानियां पैदा करें, अपनों को कैसे बम मारें, अपनों को कैसे भूखा मारें, ये सब वहां से पूछ रहे हैं भाई। मैं तो, मेरी क्या मजाल है कि मैं कोई बात असद उमर के बारे में कह सकूं, जिसकी हर जो चीज है वो वहां से। आप जरा उस पे आ जाओ, तहरीके लब्बैक वाले पे। हाँ, फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो जो फैसला है उस पे बात कर ले। उस फैसले के हम मुख्तलिफ पहलू जो है वो आवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। एक पहलू तो उसका ये है कि उन्होंने कहा है
कि जो मुनाफरत फैलाते हैं और जो फतवे देते हैं उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाए। इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारस और वो उलमाए कराम और वो दूसरे हलके और वो दूसरे शोबे जो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की बात करते हैं या फतवे देते हैं दीन के नाम पे, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे आइंदा दर्ज हो सकते होंगे और उनको रोक दिया गया है। ये एक तरह की, मैं समझता हूँ कि ये कानून साजी की है सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान पे एहसान किया है कि यहाँ फ़िरका वारियत को रोकने के लिए एक बेसिक जजमेंट दी है। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इज्तिमा और एहतजाज दोनों पुरअमन हो और कानून के दायरे में हो तो हर एक को हक है, और जो ये जब आप एहतजाज कर रहे हों तो आप किसी और शहरी का हक मुतासर नहीं कर सकते। और इसमें अंजुम रशीद मेरे लिए बड़ी बेट है। अब मैं चाहता हूं मैं दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। इसमें यह है कि हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावुज न करे। किसी भी एजेंसी या इदारे को आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाने, टीवी नशरियात, अखबारात की अशात में मदाखलत का इख्तियार नहीं है। खुशबू खान रुकना खुशबू खान एक मिनट रुको, या मुझे ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हुक्म किया है, किसने आज़ादी इजहार पे पाबंदी आयद की थी, किसने चैनल बंद किए थे, किसने अखबार बंद किए थे, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा? जरा इसकी भी वजाहत करो ना। इसकी वजाहत का बाकी छोड़ो, आज भी कहा गया है कि हम ये फलां कर रहे हैं और इश्तिहार नहीं दे सकते और फलां नहीं दे सकते। ये सारे मैंडेट जो हैं ये मीडिया के पास हैं। मीडिया की तंजीमें, PBA, APNS सारे जो हैं वो अब निकलें बाहर और करें बात। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो रास्ता ही खोल दिया है और हम में से जो दरखास्त लेके चला गया, मेरा दिल करता है मैं जाऊं। उस तरफ नहीं आ रहे आप, उस तरफ नहीं आ रहे। अच्छा, एक और बात जो इसने कही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कि रियासत को गैर जानिबदार और मुनसिफाना होना चाहिए। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अच्छा खुश, लेकिन अब हमारे नाज़रीन को समझ आती है कि कहाँ मैं अपनी मर्जी की बात पानी जा रहा है, कहाँ तेल जा रहा है। अच्छा, बंदे बोले होते हैं ना, वो अक्सर बातें जो है ऐसे लगता है सुन ही नहीं रहे। आप उन्हें गाली दे तो वो फौरन जवाब नाज़रीन की खिदमत के लिए हम पेश करते हैं और वो नाज़रीन को बताने की ख्वाहिश होती है हमारी कि उनको बताएं। अच्छा, उसने आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रियासत को मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया है कि फैजाबाद धरने के दौरान रियासत गैर जानिबदार नहीं थी, रियासत पार्टी थी और इस प्लान पर अमल दरामद भी कर सके और शहरियों की खान हमारे पास इस वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अंजुम रशीद को, खुशबू अली खान को और DNA की पूरी टीम को।